फारिस, तुम्हें कितनी मर्तबा मैं कह चुका हूँ, जब भी मुझसे मिलने आओ ये तोहफे मत लाया करो। तुम्हारा यहाँ आना ही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। ऐसे भी तुम्हारे इन लाड़ की वजह से दानियाँ बिगड़े जा रही है। अब तो हर रोज़ वो एक ही सवाल करती है कि फारिस अंकल कब मिलने आएंगे। यूनिस, देखो, तुम इस मामले में कुछ भी ना बोला करो, क्योंकि ये तो मेरा प्यार होता है और दानिया मेरी बेटियों जैसी है। इसके लिए मैं कुछ लाऊं ना लाऊं ये हम दोनों का मामला है। चाय की चुस्की लिए वो अपने जिगरी दोस्त को साफ साफ सुना गया। अंकल, आप कब आए? 17 साल लड़की जो स्कूल से वापस लौटी थी, फारिस को देख अपना बैग जमीन पर ही फेंक दी। वो भागकर इसे पीछे से गले लगा गई। बस अभी अभी आया हूँ, तुम बताओ कैसी हो? दानिया के चेहरे को थपथपाता वो इससे पूछने लगा। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो जो मैंने आपसे मांगा था? भूल तो नहीं गए ना? दानिया, जिसने सीधा अपने मतलब की ये बात की थी। उप्स, वो तो मैं भूल गया, सॉरी। क्या करूँ, उम्र हो गई है, यादाश्त कमज़ोर होने लगी है मेरी। फारिस यूनुस को आंख मारता बोला। ये क्या बात हुई? वैसे तो आपको सब याद रहता है, लेकिन जो चीज़ मैं इतने अरसे से आपसे मांग रही थी वो आप भूल गए। मैं आपसे बात ही नहीं करनी है। दानिया मुंह सुजाए जाने लगी। अच्छा रुको, एक तो तुम हर छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाती हो। ये लो तुम्हारा प्रोजेक्टर। फारिस जल्दी से खड़े हुए दानिया को इससे गिफ्ट थमाने लगा। आप बहुत अच्छे हैं फारिस अंकल। दानिया उछलती जोर से फारिस के गले लगती शुक्रिया अदा करने लगी। दानिया, बस कर, अब तुम बच्ची नहीं रही हो। और स्कूल से वापस आए तुमने हाथ तक भी नहीं धोए। जाओ जाकर हाथ धो। यूनुस ने इसे टोक दिया, चूँकि वाकई में वो 17 बरस की भरपूर लड़की बन चुकी थी और यूँ किसी मर्द के गले लगना थोड़ा अजीब लगता है। छोड़ो यार, बच्ची है, देखा कितनी खुश हुई। बस इसकी इसकी इसी मुस्कुराहट को देखने के लिए मैं इसे इसके लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। फारिस, कि तुम क्या ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दोगे? तुम कब शादी कर रहे हो? 40 की हो चुके हो। मेरी बेटी शादी की उम्र की हो गई है, मगर मेरा दोस्त अभी तक कंवारा बैठा है। अगर तुम्हारी भी मेरे साथ शादी हुई होती तो तुम्हारे बेटे के साथ मैंने अपनी बेटी से शादी करवानी थी। यूनुस साहिब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। यह तुम्हारे सामने ही है। काम को खुद पर इतना हावी कर लिया था मैंने, जो इन रिश्तों को निभाने का वक्त ही ना निकाल सका। मैं हमेशा जिम्मेदारी उठाने से कतराया हूँ, तभी शादी से भी दूरी रखी मैंने। और रही बात दानिया की शादी की, तो इसके लिए बहुत अच्छा लड़का मैं ढूंढूंगा। फारिस ने बात पलट दी। मुझे दानिया की बहुत फ़िक्र रहती है। बहुत मासूम सी है वो, अभी 6 माह की थी जब इसकी माँ का साया इसके सर पर से उठ गया। तब से मैंने इसे पाला। वो कुछ नहीं जानती, लोगों को समझना इसके बस की बात नहीं, और यही वजह है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने दिल का टुकड़ा किसी को नहीं थमा सकता। यूनुस साहिब इमोशनल हो गए, क्योंकि हर बात बात ही यही सोचता है जब बेटी का ब्याह करने की बारी आती है। क्योंकि सारी ज़िंदगी लाड के साथ पालने वाली औलाद जब किसी दूसरे घर भेजने की बारी आती है तो यूं ही डर लगता है कि न जाने वहाँ इसके साथ कैसा सलूक होगा। तुम बेफिक्र हो, अल्लाह सब सही करेंगे। फारिस बस यही बोल सकता था, मगर जब किस्मत में कुछ और लिखा हो फिर सब बदल जाता है। हर रिश्ते नया मोड़ ले लेते हैं। यूनुस साहिब काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहे थे। इनके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि बार बार कोई इन्हें कॉल किए जा रहा था। मैं कर रहा हूँ इंतज़ाम, प्लीज़ आप समझें। यूनुस साहिब इन्हें समझाने की कोशिश किए जाए, मगर वो इनकी एक बात नहीं सुन रहे थे। क्या हुआ बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? आज तो इतवार है, आज तो हम बाहर चलकर नाश्ता करते हैं ना? दानिया यूनुस साहिब को यूँ सुबह सुबह कहीं जाते देख पूछने लगी।
بیٹا بہت ضروری کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں، تم گھر پر ہی رہنا، کھانا میں نے بنا دیا، اگر کچھ چھوڑ چاہیے تو شہناز آپی سے کہہ کر آن لائن منگوا لینا۔ پر بابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے، ہم ایک ساتھ وقت بھی گزار لیں گے، دانیہ سے روکنے لگی۔ تم وہاں کیا کرو گی؟ بس میں جلدی آ جاؤں گا، تم گھر پر رہو۔ یونس صاحب اپنی بیٹی کو گلے لگ کر وہاں سے چلے گئے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ جس کام کو وہ کرنے جا رہے ہیں دانیہ کا وہاں ہونا بالکل محفوظ نہیں۔ ایک سے قرض لے کر دوسرے کو دینا کہ کیا صحیح ہوگا؟ گاڑی چلائے یونس صاحب خود سے بڑبڑائے جائیں۔ وہ شدید پریشان نظر آ رہے تھے، مگر تبھی برے طریقے سے ان کی گاڑی کے ساتھ ٹرک ٹکرایا۔ ان کی گاڑی برے طریقے سے الٹتی گر گئی، سب لوگ جمع ہو گئے، یونس صاحب کو اسپتال پہنچا دیا۔ وہ شدید زخمی ہو چکے تھے، ان کی حالت بہت سیریس تھی۔ دانیہ جو گھر پر بیٹھی اپنے والد کے واپس کا لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، سوائے باپ کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا اس کا، بس سب کچھ وہی تھا اس کے۔ جب یونس صاحب نے نرس سے کہہ کر اپنے دوست فارس کو بلایا، فارس یونس کی خبر سنے بھاگ کر ہسپتال پہنچا۔ اس کا بچپن کا دوست اس وقت بہت سیریس کنڈیشن میں تھا۔ یونس تمہیں کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ میں ابھی ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں، اگر یہ ہاسپٹل صحیح نہیں ہے تو میں اچھے ہسپتال تمہیں شفٹ کرواتا ہوں۔ فارس سوال پر سوال کیے جائے۔ فارس بات سنو میری، مجھے لگتا ہے بس میرا یہیں تک کا ساتھ تھا، میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، مگر مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی ہے۔ اب سے وہ تمہاری امانت ہے، تم اس سے شادی کر لو، وہ بہت معصوم ہے، سوائے تمہارے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یونس صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے تھے تو پاگل ہو گیا کیا؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، بالکل صحیح ہو جاؤ گے تم، اور دانیہ میری بیٹیوں جیسی ہے، میں ویسے بھی اس کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ یہ شادی کرنے کی بات تم کیوں کر رہے ہو؟ فارس کو اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے قرض لیا تھا جس پر سود لگتا رہا، مگر جس بزنس کو چلانے کے لیے میں نے قرض لیا تھا وہ ڈوب گیا، میں ان کا قرض واپس نہیں لوٹا پایا ہوں، اور وہ میری بیٹی کی مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، مجھے ڈر ہے وہ میری بیٹی کو نقصان پہنچا دیں گے۔ تم دانیہ سے شادی کرو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، ورنہ میری روح بھی فکر مند ہی رہے گی۔ یونس صاحب کے سر پر چوٹ لگی تھی جس وجہ سے اندر ہی اندر بلیڈنگ ہوئے جائے۔ وہ سمجھ چکے تھے اب مزید ان کا سانسیں لے پانا مشکل ہے۔ یونس تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں قرض اتارنے میں تمہاری مدد کر دیتا۔ فارس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس وقت کیا فیصلہ کرے۔ وعدہ کرو دانیہ کو تم اپنے پاس رکھو گے، اس کا ساری زندگی خیال رکھو گے۔ یونس صاحب فارس کا ہاتھ پکڑے وعدہ مانگنے لگے، سوائے فارس کے وہ دنیا میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، اور فارس سے شادی کی بات اس وجہ سے کی تھی تاکہ وہ ساری زندگی دانیہ کو اپنے پاس رکھ سکے، اس کا خیال رکھ سکے، چونکہ تب وہ اس کی بیوی ہوگی۔ قریبی رشتوں کا ہی ہم دھیان رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے فارس جس قسم کا انسان تھا وہ تو خود ایک جگہ نہیں ٹک پاتا تھا، پھر دانیہ کا کیا ہی خیال رکھتا؟ تبھی یونس صاحب اسے شادی کرنے کا بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں دانیہ سے میں شادی کروں گا، اس کی ساری زندگی حفاظت کروں گا، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ فارس نے وعدہ کر دیا اور بس یہی دو بول سنے۔ یونس صاحب کی سانسیں بند ہو گئی، وہ چل بسے، بس ایک بیٹی کی خاطر وہ زندہ تھا، اور جب انہیں تسلی ہوگی کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں ہے تو چل بسے۔ دانیہ پر ہر خبر قیامت کے جیسی ٹوٹی تھی، بہت مشکل تھا اسے سنبھال پانا، چونکہ ایک والد ہی تو تھا اس کے پاس جنہوں نے اسے بہت پیار محبت سے رکھا، مگر اب وہ اس دنیا میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ دانیہ کا رو رو کر برا حال تھا، فارس اسے تسلیاں دینے کی لاکھ کوشش کرتا رہا۔ ایک ہفتہ گزر گیا جب فارس دانیہ کے پاس آئے۔ میں جانتا ہوں یہ وقت صحیح نہیں ہے، پر بیٹا تمہارے باپ سے کیا گیا وعدہ مجھے پورا کرنا ہے، وہ چاہتا تھا کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ فارس بہت شرمندہ تھا، جسے ہمیشہ بیٹی کی نظر سے دیکھا، اسے کیسے وہ اپنی بیوی بنا سکتا تھا؟ نکاح؟ موٹی موٹی آنکھیں کیے فارس کو دیکھنے لگی۔
निकाह करने से हम सारी ज़िंदगी एक साथ रह सकेंगे, वरना एक घर में हमारा रह पाना बहुत मुश्किल है। फ़ारिज प्यार से इसे समझा रहा था। अंकल, मुझे आपके साथ ही रहना है, प्लीज़ आप मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। पापा ने भी वादा किया था वो वापस लौटेंगे, मगर नहीं लौटे। अगर आप भी चले गए बहुत अकेली रह जाऊंगी मैं। दानिया फ़ारिज के गले लगती रोना शुरू होगी। वो मान चुकी थी, इसे सही से मालूम नहीं था निकाह का मतलब क्या होता है, बस इतना जानती थी इसके बाद वे एक साथ रहेंगे। फ़ारिज मौलवी साहब को बुलाए खामोशी से दानिया के साथ शादी कर गए। वो दानिया को अपने साथ अपने घर ले गए। इससे दानिया से नजरें नहीं मिलाई जा रही थी, जैसे कोई गुनाह हो गया हो इससे। इसलिए दानिया को अलग कमरा दे दिया। वो एक साथ एक कमरे में नहीं रहने वाला था। बेशक इनका निकाह हो चुका था, मगर शोहर होने के फ़राइज़ वो नहीं पूरे कर सकता था। जिसे अपनी गोद में खिलाया, इसके साथ नज़दीकियाँ वो भला कैसे बढ़ा सकता था। बस इसी वजह से वो दूर दूर रहने वाला था। मगर रात के 11 बजे फ़ारिज अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था जब तानिया दरवाज़ा खोले। सीधा फ़ारिज के साथ इसके कम्बल में आकर लेट की। तानिया, क्या कर रही हो यहाँ, क्यों आई हो? फ़ारिज चौंक के अब इसके पास क्यों लेट रही थी। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं सो सकती। वो फ़ारिज के गले लगी। इस वक्त तानिया की टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, मगर यूँ गले लगने की वजह से इसके साथ चिपक चुकी थी। इसके नीचे से नहीं पहना था। वो सिर्फ शर्ट और ट्राउज़र पहनकर सोया करती थी, तभी यूँ चिपकने पर फ़ारिज इसके तक महसूस कर पा रहा था। दानिया, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, अब तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा। अभी तुम्हारे सामने सारी ज़िंदगी पड़ी है। फ़ारिज इसके कमर पर हाथ रखते इसे हिम्मत देने लगा। मुझे नहीं बनना बहादुर, आप मुझे संभालने के लिए हैं ना। फ़ारिज एक कुंवारा ऐसा है जो पहले फिर भी दानिया को कभी इस नज़र से नहीं देखता था, मगर निकाह के बाद एक झिझक का पर्दा इन दोनों में आ चुका था, जिस वजह से अब यूँ दानिया के साथ इस चिपकना इसके अंदर बेचैनी से लाने की वजह बन रहा था। दानिया वैसे ही सोगी, वो तो बहुत डिस्टर्ब थी अचानक से इसकी ज़िंदगी जो बदल चुकी थी। फ़ारिज भी इसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। वो दानिया को परेशान नहीं देखना चाहता था, तभी इसकी भी आँख लग गई। जब सुबह फ़ारिज की आँख खुली तो दानिया तकिए पर सर रखे सोई हुई थी। बाल चेहरे पर बिखरे पड़े थे इसके। वो बहुत लापरवाह किस्म की लड़की थी, कभी जिम्मेदारियों का बोझ इस पर डाला ही नहीं किया था। फ़ारिज धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता इसके चेहरे पर बिखरे बालों की जुल्फ़ों को साइड पर करने लगा। चाँद सा रोशन चेहरा जो इन जुल्फ़ों के पीछे छुप सा गया था। इस लड़की के गुलाबी होंठ इसकी मासूमियत में इजाफ़ा करते थे। फ़ारिज ने पहले कभी भी इतने गौर से दानिया को कभी नहीं देखा था जितना आज वो देख रहा था। नहीं, ये सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी अमानत है, जिसका ध्यान मैं सारी ज़िंदगी रखूँगा। मज़ीद इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं करना नहीं चाहता। फ़ारिज जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचता खुद को समझाने लगा, इसके लिए नाश्ता बनाए। चलो दानिया, उठ जाओ, शाबाश, अब से तुम्हें स्कूल भी जाना है। दोबारा पहले वाली रूटीन तुम्हें बनानी है। फ़ारिज तानिया को कंबल खींच उठाने लगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तानिया फिर भी कंबल खींचने लगी। ये फ़ारिज ज़बरदस्ती से बाजू से पकड़े खींचता उठ खड़ा हुआ। अंकल नहीं, दानिया हंसती हुई इसे रोकने लगी। दानिया, अब से तुम मुझे अंकल मत बोला करो। फ़ारिज रिश्ते का लिहाज करते इस अंकल कहने से टोक गया। तो फिर क्या कहूँ, दानिया ने इससे ही पूछ लिया। अब चूँकि हमारा निकाह हो चुका है तो तुम मुझे फ़ारिज कह कर पुकारा करो। फ़ारिज ने इसे हल बताया। आपका नाम मैं कैसे ले सकती हूँ, वैसे भी आप मेरे अंकल हैं। आपको याद है आप मुझे किस करते थे, अब क्यों नहीं करते। दानिया फ़ारिज का नाम लेने से मना कर गई, क्योंकि अब तुम बड़ी हो चुकी हो। बड़ी हो भी गई, मगर आपसे तो छोटी हूँ ना। अब भी आप मुझे किस करे तभी मैं आंखें खोलूँगी। दानिया जिद लगाए बैठ के। दानिया, ये कैसी जिद है, देखो तंग नहीं करो और उठकर तैयार हो जाओ। फ़ारिज इसे उठाने लगा। मैं तब तक अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, हिलूंगी भी नहीं जब तक आप मुझे किस नहीं करेंगे। दानिया अब ऐसे ही मारने वाली थी। अच्छा ठीक है। फ़ारिज इसके पेशानी चूम गया और ये अपनी एक आँख खोलते इसने वहाँ इशारा किया जब फ़ारिज मुस्कुराता हुआ इसकी आँख को भी चूम गया, और ये फिर इसने नाक की तरफ इशारा किया जब फ़ारिज वहाँ भी बोसा देगा, और ये अब दानिया ने अपने होंठ की तरफ इशारा किया जब फ़ारिज वैसे ही आते हुए इसके होंठों को भी चूम गया, मगर नरम नरम लबों का टच इसके वजूद में छुरी से ले आया। वो जल्दी से पीछे हटता। दानिया, तुम ये क्या करी, अब चलो जाओ, तैयार हो जाओ।
फारिस को शर्मिंदगी हुई कि अभी अभी इसने इससे क्या गलती होगी। दानिया कहका लगा हंसना शुरू किया। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। फारिस इसे पिक एंड ड्रॉप देने लगा था। वह इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखने लगा था, मगर बस इसे डर था एक बात का कि कहीं इसे कोई गलती ना हो जाए जिसे पछतावे में डाल दे। नानी अपनी क्लास में ब्रेक टाइम बैठी हुई थी जब इसने टिफ़िन खाना शुरू कर दिया। आज फारिस ने सैंडविच बनाकर इसे दिए थे जिसकी ब्रेड जल चुकी थी। नानी, ये किसने जला हुआ सैंडविच बनाकर दिया है तुम्हें? इसकी दोस्त से पूछने लगी। मेरे अंकल ने बनाकर दिया, वो सीख रहे हैं कुकिंग करना। नानी फारिस की साइड ले रही थी। अच्छा, बड़े अच्छे अंकल है तुम्हारे, पर तुम इसे अंकल क्यों कहती हो? तुम्हारी तो इनसे शादी हो चुकी है ना? दूसरी दोस्त फ़ोनों से टोकी। हाँ, पर मैं हमेशा से इन्हें अंकल कहती हूँ, तो अब भी वही कहूँगी, दानिया ने मासूमियत से कहा। बेवकूफ़, तुम्हें नहीं मालूम जब हम किसी से निकाह के लेते तो कितना कुछ बदल जाता है। अच्छा, क्या तुम इनके साथ इनके कमरे में रहती हो? मुँह दिखाए परिंदे ने तुम्हें क्या दिया और क्या अभी तक हम तुम दोनों में इल्लू इल्लू हुआ? दोस्तें मज़ीद इनसे मज़े लेना शुरू हो गई। क्या बोल रही हो तुम सभी? दानिया को इनकी एक बात भी समझ नहीं आ सकी थी। इस वजह से कहती हूँ कार्टून छोड़कर ड्रामे फिल्मों को देखना शुरू कर दो। रुको, अभी इसने मोबाइल निकाल कर दानिया को वीडियो चलाकर दिखाना शुरू कर दी। वो वीडियो थी जो इसके बॉयफ्रेंड ने इसे भेजी थी, जहाँ दो लोग आपस में कर रहे थे, मगर ऐसी वीडियो दानिया के कान से धुएं निकाल के। ये सब क्या है? इसने पहली मर्तबा ऐसी चीज़ें देखी थी 17 साल की उम्र में। इसे पता चला था मियाँ बीवी कैसे करती है। क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे साथ ऐसे कभी नहीं किया? वह फिर से सिर्फ इससे पूछने लगी। नहीं नहीं, वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। वो भला मुझे इतनी तकलीफ क्यों पहुँचाएगी? दानिया ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। लो जी, वो तो है मर्द ना। वो ऐसा कोई मर्द हो ही नहीं सकता जो बीवी पास होने के बावजूद ना करे। तुम्हारा लिहाज के रोज़ाना अपने हाथ से खुद को ठंडा करते होंगे ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। जब लग जाए। सब लड़कियां कहका लगाए हंसने लगी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम सभी? तानिया ने मुंह बना लिया। यार, मैं सच बोल रही हूँ, जब वो तुम्हारा इतना ख्याल करते हैं तो तुम्हें भी थोड़ा बीवी होने का फ़र्ज़ निभाओ। तुम खुद इनके करीब जाना शुरू कर दो। अब तुम कुछ महीनों बाद 18 की बालिग हो जाओगी तो अपने शोहर के पास इस हुस्न का कमाल दिखाओ कि वो कितने खुशकिस्मत है जो जवान लड़की इन्हें तोहफे में मिल गई। लड़कियां जिन्हें मज़ा आता है जो दूसरों को भी बिगाड़ने में, तभी बताने के कान भरने शुरू होगी। तुम्हारे फ़ोन पर वीडियो भेज रही हूँ, अगर डर लगे तो ये देख लेना। जब अंदर से गर्मी बढ़ती है तो फिर गुर्बत के बगैर सुकून नहीं मिल पाता। दानिया के दिमाग में खुद बहुत कुछ चलना शुरू हो गया। वो वापस घर लौटी। फारिस और दानिया दोनों खाना खाने में मसरूफ़ थे। फारिस अंकल, शादी के बाद क्या ऐसे ही मियाँ बीवी रहते हैं? मैंने एक वीडियो में देखा था मियाँ बीवी एक ही कमरे में बिस्तर पर सोते हैं। फिर हम एक साथ क्यों नहीं सोते? दानिया ने मासूमियत से पूछा। फारिस को दानिया के सवाल पर खांसी आना शुरू हो गई। तुम ऐसी वीडियोस क्यों देखती हो? देखो, बाकी लड़कों लोगों में और हम में फ़र्क है। वो बड़े होकर शादी करते हैं, मगर तुम तो अभी बच्ची हो। फारिस बेचारा अब क्या जवाब देता? मैं कुछ महीनों बाद बालिग हो जाऊंगी। इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं जो आप यूँ मुझसे दूर दूर रहते हैं। हम एक साथ कमरे में रह सकते हैं। दानिया ज़िद करने लगी। नहीं दानिया, हम एक साथ नहीं रह सकते। तुम क्यों फजूल की बहस कर रही हो? मैं वैसे भी सारी रात काम करता, तुम खामखा डिस्टर्ब हुआ करोगी। फारिस ने बात ही खत्म कर दी। आप क्यों मना करें? क्या हमारा निकाह सही से नहीं हुआ जो हम बाकी सबकी जैसे नहीं रह सकते? इसके बाद समझ नहीं पा रही थी। दानिया, तुम बहुत फिजूल बोलने लगी हो। मैं बस एक मरतबा कह दिया तो कह दिया। फारिस मजीद बहस को ख़त्म किए उठता अपने कमरे में चला गया। चूँकि दानिया के सवाल ख़त्म नहीं होने वाले थे जब तक इसकी बात मान नहीं लेता। बचपन से वो कितनी ज़िद्दी है, अच्छे तरीके से वो जानता था कितने बुरे हैं। मैं भी अब इनसे बात नहीं करूँगी। मुझे डांटती है। दानिया नाराज़गी दिखाती खुद को अपने कमरे में चली गई। मैं इसे कैसे समझाऊँ कि मैं इसे कभी भी बीवी होने का हक नहीं दे सकता? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही जो दानिया को इस मकसद से छू सकूँ। यूनुस, तुमने किस मुश्किल में मुझे डाल दिया? फारिस बेचारा
اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا۔ رات کو فارس دانیہ کے کمرے میں گلاس لے کر گیا۔ ہر رات دانیہ چاکلیٹ ڈال کے پیا کرتی تھی۔ فارس نے دروازہ نوک کیا جب دانیہ چہرے پر تکیہ لی تھی۔ مت آنا، اس کمرے میں رہنے والی سو چکی ہے۔ دانیہ نے فارس کو کمرے میں آنے سے روک دیا جب فارس دروازہ کھول اندر چلا گیا۔ جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، پر دانیہ تم سمجھدار لڑکی ہو، اب یوں ہر بات پر ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ باتوں میں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ فارس گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتا دانیہ کے پاس بیٹھے سمجھانے لگا، کیا میری بات ناجائز ہے؟ شادی کرنے کے بعد میری میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، پر آپ تو مجھے پیار ہی نہیں کرتے، آپ ایک اچھے شوہر نہیں ہیں۔ دانیہ غصے سے اٹھ کر بیٹھتی فارس کو ڈانٹ لگانے لگی، تم یہ سب باتیں بتا کون رہا ہے؟ میں تمہارے سبھی کام کرتا ہوں، تمہیں وقت پر پک اینڈ ڈراپ دیتا ہوں، اور جو جو چیزیں تمہیں چاہیے ہوتی ہے فوراً سے پہلے حاضر کرتا ہوں۔ اب اچھا، اس سے بڑھ کر کیا کرتا ہے تم ہی مجھے بتا دو۔ فارس اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا تھا، پر پیار تو نہیں کرتے نا؟ اب میرے منہ دکھائے پر آپ نے مجھے کوئی تحفہ بھی نہیں دیا۔ دانیہ نے اپنے دل کی بات کی، میں تمہیں ویسے ہی اتنے تحفے دے دیتا ہوں، تمہیں اور پیار کیسے جتاتے ہیں تم ہی مجھے بتا دو، کیا کوئی ٹیڈی بیئر تمہیں لا کر دوں؟ فارس جتنا دانیہ کو جانتا تھا تبھی اس کی سوچ کے مطابق اس نے بات کی۔ جب غصے سے دانیہ فارس کی گود میں اپنی پلائے بیٹھتی، آپ نے مجھے بچی سمجھ رکھا ہے کیا؟ مجھے اب آپ سے پیار چاہیے، آپ نے کبھی مجھے کس کیا، کبھی مجھے یہاں پر چھوا؟ فارس کے ہاتھوں کو پکڑ دانیہ اپنی رکھتی بڑی بے باکی سے بولی، دانیہ تم کیا کرے؟ چلو اٹھو، دیکھو ان سب کے